नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा-गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं लाली मुल्तानी जी। लाली मुल्तानी जी का इंस्टाग्राम हैंडल आपको ज़रूर जाकर देखना चाहिए। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सर सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं। ही हैज़ एन एनजीओ कॉल्ड शेर-ए-पंजाब एंड वेलफेयर सोसाइटी। वहाँ पर इनका जो फोकस एरिया है दैट इज़ 3। नंबर 1 कन्वर्जन, खालिस्तान के ग्रिप से बच्चों को बचाना और तीसरा ये जो 14-15 से जो बांग्लादेशी और रोहिंग्यास पंजाब के अंदर बुरी तरीके से घुस रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ी मैं ये बोलूँगी अवेयरनेस खड़ी करना और एक बहुत बड़ी फाइट भी क्रिएट करना, वो लाली जी और उनकी टीम बहुत अच्छे से ग्राउंड पे कर रही है। लाली जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, जय श्री राम। जय श्री राम, सत श्री अकाल। पाजी, मैं स्टार्ट करूँगी। अभी तो वेस्ट बंगाल में आपने देखा है, जो हो रहा है। क्या आपको जी, लगता है जो पंजाब में हो रहा है उसके तार कहीं न कहीं वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं? जी। देखिए, आज जो डेमोग्राफिक कंडीशंस चेंज होती जा रही हैं पंजाब की, तो पंजाब विल बिकेम केरला और वेस्ट बंगाल विद इन 5 to 10 ईयर्स। इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं है। इसमें आज से 5 से 10 साल के बाद यहाँ पे एक लड़ाई शुरू होगी कि पंजाब को या तो क्रिश्चियन स्टेट घोषित कर दिया जाए या पंजाब को इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया जाए। क्योंकि जो यहाँ पे एक तो वैक्यूम बना हुआ है, हमारे बच्चे लगातार बाहर जा रहे हैं, विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो स्पेस बन रहा है उसमें जो जगह बना रहे हैं ये बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर, और जो लोग यहाँ हैं जिनको हम अगर आज की भाषा में बात करें तो अगर प्रताड़ित समाज या हमारे ऐसी भाईचारे के लोग हैं या हमारे जो फाइनेंशियली जो लोग इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि वो विदेश जा सके या फिर वो कुछ ऐसा कर सके जिससे उनके अपनी फैमिली को अच्छे पालन पोषण दे सके, तो वो लोग कहीं ना कहीं वो लोग कन्वर्जन का शिकार हो गए। तो अभी आपने पीछे देखा होगा, पंजाब में एक पादरी ने क्लेम किया था कि 65 लाख से ज्यादा हम क्रॉस कर चुके हैं पंजाब में। तो 3.25 करोड़ की आबादी में 65 लाख आप सीधा सीधा 3 करोड़ के हिसाब से भी लगाइए तो सीधा सीधा 20% हो गया। और आप जब 2011 के सेंसेक्स देखते हो तो उसमें 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख से 65 लाख का सफर है जो पिछले 15 सालों का टाइम बहुत कम है। और इसका जो अभी जो शुरू होने जा रही है, नई सेंसेक्स शुरू होने जा रही है, उसमें आप लोग जो नए आंकड़े आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। और पूरे देश को तो जरूर चौंका सकते हैं, लेकिन हम पंजाब में जो काम कर रहे हैं, हम इतने लंबे समय से इस चीज के ऊपर यहाँ पे शोर भी मचा रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी हो, हम सबको इस चीज के लिए अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को अगर देखिए पॉलिटिकल पार्टी कोई भी आ जाए, कल को अगर जिसका होल्ड होगा, जो मेजोरिटी में होगा, तो वही डिसाइड करेगा कि कैंडिडेट चुनाव कौन लड़ेगा, कैंडिडेट कौन होगा, एमएलए कौन बनेगा, पंचायत में पंचायत मेंबर या एमसी कौन बनेगा, मेयर कौन बनेगा, सरपंच कौन बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनेगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी लाइक पीछे थोड़ा समय हुआ है कि पंजाब सरकार ने जो माइनॉरिटी कमीशन का जो चेयरमैन लगाया, वो यहाँ से चर्च के यहाँ पे अंकुर नरूला नाम का एक पादरी है, उनका राइट हैंड है, उसको लगाया गया। ठीक है जी। तो ये लोग मजबूरी बनते जा रहे हैं। ये आंकड़ा हमें तो नहीं चौंकाता क्योंकि हम तो इसके ऊपर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और खुली आंखों से दिख रहा है। और सेकेंडरी इसके साथ जो पंजाब में बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ होती जा रही है, वो चाहे दिल्ली से उठ के आ रहे हों, यूपी से उठ के आ रहे हों, मेवात से उठ के आ रहे हों, ठीक है जी, या फिर ऊपर जम्मू एंड कश्मीर से जो अहीर गुज्जर है वो उठ के आ रहा हो, तो इनकी भरमार होती जा रही है पंजाब में। अब 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक 5,68,000 कुल आबादी का, मतलब 2% भी नहीं बनता, जो पंजाब की मुस्लिम आबादी थी। और वो हमारे यहाँ पे जद्दी पुश्ती रहते हैं, वो पुराने रहते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन अभी हमारे शाही इमाम पंजाब के लुधियानवी जी, वो अपने स्टेजेस से खुलेआम बोल रहे हैं कि हम 30 लाख के आसपास हो चुके हैं। तो तकरीबन 10% ये भी हो गए, 9 से 10% ये भी हो गए। तो इतनी ज्यादा जो आबादी का एकदम से बूम लेना,
बढ़ना, तो ये चिंता का विषय तो है ही, और इसके साथ इसका इलाज अगर नहीं करेंगे तो ये स्पेस जो भरता जा रहा है, कल को यहाँ पे वो जंगल के शेर वाले हालात हो जाएंगे कि सिख और पंजाबी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो पाजी ये विदेश क्यों भाग रहे हैं? क्या वहां पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है? और दूसरा सवाल, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही हैं या बांग्लादेशी रोहिंग्याज आ रहे हैं, ये आ कैसे रहे हैं? इनको फंड कौन कर रहा है? और कितना बड़ा स्पेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज ने छोड़ रखा है, जो इन लोगों को ग्रो करने का मौका मिल रहा है? देखिए ऐसा है, हमारे जो सो कॉल्ड लीडर, पंजाब एक्चुअल में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। पंजाब कम्युनिज्म की मार के नीचे रहा है और आज भी है। कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसने अपने 100 साल के इतिहास में जिस देश में भी रहा है बेड़ा गर्क ही किया। ये कहते हैं कि सबको हक बराबर मिलने चाहिए। ये तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज में भी है, हमारे वेदों में भी है, ऋग्वेद की भी आइडियोलॉजी यही है कि सबको सबके हक बराबर मिलने चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि बड़े से छीन लो, छोटे को दे दो। उसमें मेहनत वाला जो फंडा है वो उन्होंने खत्म कर दिया। तो उसका नतीजा क्या निकला कि जो पंजाब के अंदर इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी थी या जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, वो सभी यहाँ से छोड़ के भाग गई, क्योंकि इन्होंने धरना प्रदर्शन कर करके सत्यानाश कर दिया पंजाब का। तो जब इंडस्ट्री नहीं होगी तो स्टेट ग्रो कैसे करेगी? आप रोजगार कहाँ से देंगे? वर्ल्ड का कोई कंट्री ऐसा नहीं जो 100% गवर्नमेंट जॉब के ऊपर चलता हो। लेकिन इन कम्युनिस्टों ने हमारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में घुसपैठ करके, वैसे तो सारे देश में ही है, क्योंकि ये सबसे पहले एजुकेशनल जो अदारे होते हैं उनको चुनते हैं। तो जो ये वहां पे नैरेटिव चलाते हैं, जो नैरेटिव चलता है कि रोजगार का एक ही एक मतलब है, वो है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। इंडस्ट्री का नामो निशान खत्म कर दिया। अगर कहीं पे कोई दिक्कत भी होती है, उसका मिडवे नहीं निकाला जाता, उसको ये बोला जाता है अगर किसी इंडस्ट्री में 500 बंदा काम कर रहा है, इंडस्ट्री बंद कर दो जी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो, वो पंजाब छोड़ के भाग गया या पंजाब में आने से इनकार कर गया, उसका नतीजा ये निकला कि पंजाब में रोजगार ना होने के कारण हमारे बच्चों के दिमाग में एक चीज बैठ गई कि यहाँ पे कुछ नहीं है। किसी और स्टेट का तो मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन पंजाब में एक माइंड सेट हो चुका है कि देश ने हमें क्या दिया जी, यहाँ पे हमारे लिए क्या है। तो वो जो माइंड सेट बहुत खतरनाक है। अब देखिए किसी टाइम पे हमारे पंजाब में जो आर्मी में जाने का जो एक क्रेज था, वो बहुत ज्यादा था। आप 71 ले लो, 62 ले लो, 65 ले लो, ठीक है जी, आप कारगिल ले लो। लेकिन अगर आप आज की बात करें, आज आप रिसेंट अभी जो आर्मी की ओर से पीसी की गई, उसमें ये कहा गया कि हमारे पंजाब के जो बच्चे हैं उनके अंदर आर्मी में आने का रुझान कम होता जा रहा है। तो जो हमारे अंदर जो एक वो मार्शल जीन था, वो कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट होता जा रहा है। अगर एक्टिव है भी तो इन कम्युनिस्टों ने क्या किया कि उनको दूसरा गलत नैरेटिव दे देकर धरना प्रदर्शन, उनको रिबेल बनाने की कोशिश, उनको इतना डायनामिकली उनको सड़कों पे उतार देते हैं कि सही गलत का मुद्दा ही खत्म हो जाता है वहां पे। वो चाहे आपने किसानी आंदोलन में देखा हो, जब चाहे किसानी आंदोलन 2.0 हो, डल्लेवाल जी वाला, या फिर किसी और में देख लो, जब कुछ नहीं करने को तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। तो जो हमारा नौजवान है, वो देखिए, नौजवान के ऊपर अगर देश की जिम्मेवारी है तो घर की जिम्मेवारी भी उतनी होती है। गुरबाणी में एक श्लोक आता है, भूखे भगत ना कीजिए जय माला अपनी लीजिए। खाली पेट तो भक्ति भी नहीं कर सकते, भगत धन्ना जी का ये वाणी में है ये। तो कहते हैं भूखे खाली पेट पेट ना वो हुए भक्ति नहीं कर सकता, ये अपनी माला लो, अपनी माला वापस ले लो, वो ईश्वर को बोल रहे हैं। और यहाँ तो बात हमारे घर को चलाने की है, देश की बात कर रहे हैं।
तो वो कहीं ना कहीं वो जो माइंड सेट है, जो आगे उनको कुछ दिखता नहीं, पढ़ लिख के करें क्या जब करने को कुछ नहीं मिलता, स्किल कोई है नहीं, क्योंकि स्किल डेवलप कहाँ से करें जब हमारे किसी एजुकेशनल दायरे में स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स ही नहीं है। अब जाके गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स किए हैं, तो बच्चे हमारे बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाकर वो फिर क्या देखते हैं कि काम कोई भी कर लो, आप सुबह जाओगे शाम को काम से वापस आओगे तो आपको वीकली जो आपका कमाया वो मिल जाएगा। तो एक तो वो उसको उसका कन्वर्जन रेट देख के भी, पंजाब में अगर हिंदुस्तान में हम वहां पे अगर $1 कमाते हैं तो हिंदुस्तान में अगर यूएस में है तो हम 80 रुपए 85 रुपए कमा लेंगे, अगर कनाडा में है तो 60 से 65 रुपए कमा लेंगे। ठीक है, तो वो जो एक माइंड सेट बन गया वो बहुत खतरनाक है, जो हमारा बच्चों का नुकसान कर रहा है। और दूसरी चीज जो आपने पूछी कि कन्वर्जन के लिए फंड कहाँ से आ रहा है या बांग्लादेशी रोहिंग्या कैसे पंजाब में आ रहा है, और पॉलिटिकली इसके जो इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं या इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है। देखिए ऐसा है, एक समय था जब चर्च खुद से पैसा लगाता था, आज भी कहीं ना कहीं वो चीज हो रही है। फिर इनके जो अपने जो स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, जहां हमारे बच्चे भर भर के पढ़ते हैं, है ना, तो फिर हमने एक माइंड सेट कर लिया कि एक सिंबल ऑफ स्टेटस बन गया कि अगर बच्चा कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा तो उसका करियर नहीं बनेगा। जबकि आप हिंदुस्तान के मेजोरिटी आईएएस आईपीएस और जो जिनकी सर्विस अभी 5-10 साल पड़ी है, अगर आप उनको दिखेंगे तो उसमें मेजोरिटी हैं जो सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन हैं जो ग्राउंड से उठे हुए हैं, आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। लेकिन आज कॉन्वेंट का जो एक हमें वो हवा मिल गया, ठीक है, वो पार्ट ऑफ कन्वर्जन है। वो भी जो कॉन्वेंट है वो भी पार्ट ऑफ कन्वर्जन है। अब आप वो पूछेंगे कैसे। देखिए, जब बच्चा हमारा कॉन्वेंट में जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे जाके सीखता क्या है, सेकुलरिज्म, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म। कौन सा सेकुलरिज्म? जो धर्मनिरपेक्ष बनाता है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमारे शास्त्र तो कहते हैं सा विद्या या विमुक्ति। विद्या वो है जो आपको मुक्ति के मार्ग पे लेके जाती है, लेकिन ये हमें सिखाते हैं कि धर्म को एक साइड पे रख दो। हमारे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि वो ठीक है जी, हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, ठीक, ईश्वर होता है लेकिन वो मंदिर में ही होता है या गुरुद्वारे में होता है, लेकिन मैं आस्था रखता हूं, लेकिन मैं वैसा धार्मिक नहीं हूं जो धर्म करने को कहता है। तो बच्चे के अंदर से वो एक सेल्फ लॉ भी निकल गया। और फिर उसके साथ ये जो दूसरा माइंडसेट चलता है, आपने बहुत सी ऐसी जो सुना होगा कि बच्चों को जी कहीं बस रोक दी ड्राइवर ने, तो बच्चों को बोला कि चलो जी अपने ईश्वर को याद करो, राम राम करो, नहीं कुछ नहीं, बस नहीं स्टार्ट हुई। ये आपको रियल घटना बता रहा हूँ। हमारे हमारे भाई हैं एक, तो उनके मतलब उनके रिश्तेदारी में बच्चे पढ़ते थे, बेटियां हमारी दो पढ़ती थी वहां पे कॉन्वेंट में, तो उनकी जुबानी आपको बात बता रहा हूँ। तो बस को रोक दिया गया, हाँ जी बोलो, अपने ईश्वर को याद करो, हिंदुओं के ईश्वरों को याद करो। नहीं जी कुछ नहीं हुआ, बस स्टार्ट नहीं हुई। फिर आप ऐसे करो जी, अपने 10 गुरुओं को याद करो, कुछ नहीं हुआ जी। अभी ऐसे करो, जीसस के आगे प्रे करो, तो बस की सेल्फ मार दी। अब बच्चों को उस चीज के बारे में क्या पता, बच्चे तो सीट पे बैठे हैं ना। तो एक बच्चे के अंदर आस्था बन गई, माइंड सेट बन गया कि जीसस के आगे प्रे करने से वो स्टार्टिंग ऑफ कन्वर्जन हो गई। वो बच्चा जब कॉन्वेंट से पढ़ के निकलता है तो 50% कन्वर्ट होके निकलता है, 50% कन्वर्जन हो जाती है उसकी। फिर आप दूसरी तरफ आ जाओ, आज का जो सिनेरियो है, इनके जो अपने जो
इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जहाँ से इनको फंड आता है, चर्च को फंड आता है, ठीक है ना? जहाँ जो पंजाब में हमारे एक जो सेवा का सिस्टम चलता है, दसवंध बोलते हैं जिसे, तो वो जो दसवंध निकालना या सेवा निकालनी है, संगत से पैसा अपने से इकट्ठा करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। और अगली चीज, आज हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स चल रही हैं, कोई लेबर कार्ड बन रहा है, कोई मेडिकल कार्ड बन रहा है, कुछ भी है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि 25-25 हजार में, 20-20 हजार में लड़के लड़कियां रखे हुए हैं। और वो क्या करते हैं, वो उनके पास टारगेट है, लाइक जैसे बैंक में टारगेट मिलता है, सेल्समैन के टारगेट्स होते हैं, जैसे मंथली सेल्समैन, काइंड ऑफ टारगेट। सेल्समैन। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि 50 से 100 बंदे का टारगेट लेके चलते हैं कि मंथली मैंने इतने लोग जोड़ने हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लेबर कार्ड बना दिया, उसमें लाख रुपए के बेनिफिट्स हैं। तो मैम आप ये देखिए कि अगर आपने 100 बंदा, एक व्यक्ति ने 25 हजार सैलरी लेके 100 लोगों को चर्च के साथ जोड़ दिया, तो वो तो 25 हजार में चर्च का 1 करोड़ का काम कर गया ना। तो ये चीज अभी जो पंजाब में चल रही है। बट पाजी, हम्म, ये जो चर्च के पास भी आसमान से तो पैसे आ नहीं रहे हैं, इनको भी तो कहीं से आ रहे होंगे। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको। बांग्लादेशियों को भी, फर्स्ट बांग्लादेशियों ऑफ का ऑल भी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज हो गई है ना, जो आज का सिनेरियो है। और दूसरा है जो इनको ओवरसीज फंड आता है, उस पे आपको मालूम है अभी पीछे जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले जो नकेल कसी थी इनके ऊपर, तो कितनी एनजीओज थी, कितना जो था सिस्टम वो जो कंट्रोल में आया, और फिर भी उसके बावजूद भी कितना कुछ अभी जो चल रहा है। अभी आपको मैं बताता हूँ, हमारे पंजाब में जलंधर जिला है, जलंधर जिले में गांव है खामड़ा। हमारे पंजाब का सबसे बड़ा जो पास्टर है वो है अंकुर नरूला। तो खामड़ा में जो चर्च बन रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट चर्च बनने जा रहा है। अभी आप इससे हिसाब लगा लीजिए, 2006 तक, 2006 ओपन चर्च का जो कंसेप्ट था वो कहीं नहीं था। लेकिन 2006 से जब ये काम हुआ, आज 2026 आ गया, पंजाब में 2000 से ऊपर ओपन चर्च बन चुके हैं। व्हाट इज ओपन चर्च? ओपन चर्च है जो कहता है कि ना मैं कैथोलिक हूं ना मैं प्रोटेस्टेंट हूं। वैसे तो इनमें भी 45,000 से ज्यादा मत है। अच्छा, ये बात, क्योंकि मैं जब अफ्रीका में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ जी पर प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स का बड़ा बवाल है। जी। और सैटरडे इनका दिन भी अलग है, सैटरडे और संडे आकर के है। हाँ वो जी। एक दूसरे की चर्च भी नहीं जाते, एक दूसरे की जहाँ पे क्रिमेशन होते हैं वहां पर भी नहीं जाते। तो इन्होंने मतलब सबको यूनाइट करने के लिए। पाजी, क्रिटिकल जी। क्वेश्चन यहाँ पे है कि चर्च को फॉरेन में पैसा क्यों आ रहा है? फॉरेन से कौन इन्हें पैसा भेज रहा है? हु इज बिहाइंड दिस एंटायर रैकेट? क्योंकि इंटेलिजेंस ने अब फ्लैग करना शुरू कर दिया है बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पे। देखिए ऐसा है कि इसके लिए हमें थोड़ा और पास्ट में जाना पड़ेगा। जब अमेरिगो वास्को डी गामा, ठीक है जी, और इनको वाशिंगटन जैसे लोगों को, ये लुटेरे थे, जब इनको ईस्ट वेस्ट में भेजा गया, तो जो हिंदुस्तान में एक ने आके कहा कि मैंने इंडिया डिस्कवर कर लिया, और उस एक ने कहा कि मैंने अमेरिका डिस्कवर कर लिया। तो अपने पास तो यूरोप में इनके कुछ नहीं था, भूखे मरते थे, समुद्री लुटेरे थे। तो चर्च की ओर से जब इनको यहाँ पे भेजा गया, स्पेनिश और पोर्चुगीज को आपस में बिठा के इनकी सुलह करा के इनको दोनों को ईस्ट और वेस्ट में भेजा गया। तो यहाँ पे आके जब ईस्ट में आके इन्होंने कहा कि हमने हिंदुस्तान को डिस्कवर कर लिया, वास्को डी गामा ने जब ये बात बोली, खोया तो था, नहीं था इंडिया कहीं पे, ना कहीं गुम हुआ था, जो इन्होंने आके ढूंढ लिया इसको। तो उस टाइम की जो इनके हाउस ऑफ कॉमन्स में जो लेटर पड़े हैं, जो उस टाइम की व्याख्या करते हैं, जब ये कालीघाट बंगाल में उतरते हैं, सिराजुद्दौला का वहां पे शासन था, तो वो कहते भी यहाँ पे जैसे कनक, उसको बोलते हैं गेहूं, बोलते हैं गेहूं के, गेहूं को घर में रखते हैं, वैसे यहाँ पे लोगों ने सोना घर में रखा हुआ है, इतना यहाँ पे धन है लोगों के पास।
इतने रिच लोग हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। 2000 सॉरी 18वीं सदी तक हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड जीडीपी में, वो 28% के करीब था। 6 के 6 सिल्क रूट जिस पर आज भारतमाला प्रोजेक्ट लेके आई है मोदी गवर्नमेंट, और पंजाब में आके वो कंप्लीट होता है और पंजाब से गेटवे बनने जा रहा है दोबारा, जो महाराजा रंजीत सिंह के समय तक भी था, जब तक ये पंजाब में काबिज नहीं हुए। और वो 6 के 6 सिल्क रूट यहीं से निकलते थे। उसके बाद जो बे ऑफ बंगाल थी, बंगाल कभी इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करता था हिंदुस्तान की, और वर्ल्ड में या तो जैसे आज इकोनॉमिकल टाइगर बोला जाता है इसको, सिंगापुर को, उस टाइम पे दूसरा इकोनॉमिकल टाइगर था जो वो बंगाल था वर्ल्ड का। और इतना ज्यादा धन दौलत होने के कारण कहीं ना कहीं हमारे जो ये ना पिछले 1000 साल से हमारे लोग जूते खाते आ रहे हैं, कभी मुगलों से खा लिए, तो कभी पोर्चुगीज से खा लिए, कभी स्पेनिश से खा लिए, तो कभी अंग्रेजों से खा लिए। उसका कारण भी यही रहा कि हम लोग ज्यादा धन होने के कारण, ज्यादा पैसा होने के कारण इतने ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए थे कि हमने अपना जो वॉरियर, जो हमारा जो क्षत्रिय धर्म था, उसको छोड़ ही दिया, लड़ना ही छोड़ दिया हमने। तभी तो वो कुछ चंद लोग आते थे, हमें मारते थे, हमारे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करते थे, फिर हमारे ऊपर राज करने लग जाते थे। तकरीबन तकरीबन अगर हम पिछले 1000 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो 10 करोड़ के आसपास तो शहादतें हुई हैं। तो वो हमारे कंफर्ट जोन का नतीजा था, क्योंकि कंफर्ट जोन वाला व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी। तो जब वास्को डी गामा यहां से 7 जहाज जो भर के लेके जाता है सोने चांदी के, और चर्च बोलता है कि वहीं जाके बैठ क्यों नहीं जाते, ये चर्च का आदेश है। और ये कोई लड़ाई, मैं ये इतना पीछे में इसीलिए गया, ये आज की लड़ाई नहीं है। आपको दो फिर यहाँ पे अगर जब एक तरफ से हाथ में डंडा लेके ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उसके पैरेलल सफेद कपड़े पहन के गले में क्रॉस डाल के चर्च आ गया। यही काम हमारे साथ मुगलों ने किया था। एक तरफ से मुगल तलवार लेके आ गए घोड़े के ऊपर चढ़ के, दूसरी तरफ उन्होंने सूफी संत फकीर नाम की एक नई फौज लेके आए हमारे पास, जिन्होंने आके बोला कोई बात नहीं, अगर कन्वर्ट कर भी दिया तो राम भी वही है, अल्लाह भी वही है। वैसे तो इस्लाम में मजार नहीं पूजी जाती, मजार को पूजना हराम है, पक्की कब्र हराम है, लेकिन जो एक सूफी मत आया मुगलों के साथ, उसने कहा नहीं मजार पूजो। वो मजार क्या थी, मजारें तो बाद में बनी ना, ये वो छोटे छोटे देवालय थे, ये छोटे छोटे मंदिर थे, जो छोटे छोटे हमारे जो लोकल देवी देवताओं को पूजा जाता था, उनके स्थान थे, जिनको बाद में मजारों का रूप दे दिया गया। तो ऐसे जो चर्च की बात आप कर रहे थे, तो चर्च ने ऐसे काम शुरू कराया। लेकिन जब यहाँ पे हिंदुस्तान में आके बैठे, हमें दो कंसेप्ट दे दिए कि द्रविड़ एंड आर्यन। जिसका रंग साफ है वो आर्यन है, जो जिसका रंग थोड़ा दूसरा है, डार्क है, वो द्रविड़ हो गया, वो मूल निवासी हो गया। तो इस चीज को किसी ने आज तक ये सवाल नहीं किया कि जो एनवायरमेंटल डिफरेंसेस के कारण जो स्किन का कलर चेंज हो जाता है, उसमें आपने दो एक लेयर खड़ी कर दी, द्रविड़ और आर्यन का कंसेप्ट जो खड़ा कर दिया, जो उसके साथ हमारे अंदर एक गैप बन गया, जिसका फायदा चर्च ने बहुत ज्यादा उठाया। ओवरऑल हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, और अकेला यहां नहीं, आप साउथ अफ्रीका गए हैं तो साउथ अफ्रीका में देख लीजिए, आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए। जहां अमेरिका था, अमेरिका में 10 करोड़ रेड इंडियन मार दिया गया, पहले उनको मारा, फिर उनके ऊपर चर्च को बिठाया गया उनको पैम्पर करने के लिए कि कोई बात नहीं, अगर वो लोग गलत हैं, हमने मान लिया वो गलत है, लेकिन अभी आप क्रिश्चियन हो जाओ, गॉड विल सेव यू। तो
ऐसे ये गेम खेलते थे। और जैसे जैसे लूट का माल इकट्ठा होता गया, तो जहां जरूरत थी वहां पे थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट भी करते गए। आज भी जो है वो वेटिकन से पैसा आ रहा है, खुला पैसा आ रहा है। हम्म जो ओवरसीज फंड वेटिकन से आता है, कन्वर्जन के लिए तो आता है। हम्म तो इस पे इतनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, एनआईए हो गया, आईबी हो गया, सब इस चीज को फ्लैग कर रहे हैं, तो रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि मैंने ये एक ट्विटर हैंडल में डेफिनेटली कहना चाहूंगी, नो कन्वर्जन करके है, इट्स बीइंग रन फैंटास्टिकली वेल। मैंने पहले भी अपने कई शोज में नो कन्वर्जन का नाम लिया है, ट्विटर हैंडल का, एक्स का। आप वहां पे जाके देखिए, हमारे जज साहब रामदेव बाबा को तो गालियां दे लेते हैं, क्योंकि वहां पे हिम्मत है देने की कि भाई आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि हम ये बीमारी क्योर कर सकते हैं। पर यहाँ पे नरूला मरे हुए को जिंदा कर लेता है, एड्स को क्योर कर लेता है, पोलियो और लकवा लगा हुआ है, ऐसे 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 जैसे मिर्गी के दौरे हैं, पानी डालते ही खड़े हो जाते हैं लोग सीधा एकदम, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। क्या बिल्कुल। लोगों को इतनी समझदारी नहीं है कि दिस इज नॉट पॉसिबल? इतने पढ़े लिखे लोग हैं पंजाब के, तो समझ क्यों नहीं आ रहा है उन्हें कि ये क्या हो रहा है? ये कैसे ढोंगी ऐसा कर पा रहा है? देखिए, मणिपुर आज तक कंट्रोल में नहीं आया, वहां पे भी यही समस्या। नॉर्थ ईस्ट पूरा, साउथ लगभग कन्वर्ट कर दिया, या तो क्रिश्चियन कन्वर्जन है वहां पे या फिर मुस्लिम कन्वर्जन है। नॉर्थ इंडिया बच गया। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 30-35 साल पहले की। एफर्ट बहुत किए, लेकिन पंजाब में वो काम नहीं हो पाया। हमारे यहाँ पे आपने शायद नाम सुना होगा, मैकॉलफ, मैक्स आर्थर मैकॉलफ, और एक था ट्रम्प, उससे पहले जो था गवर्नर। ये पूरी एजुकेशन सिस्टम इन्होंने ही चेंज की ना। हाँ, तो ये मैकॉलफ भाई साहब वो हैं जिन्होंने सिक्खी के ऊपर 10 वॉल्यूम्स लिखे। सिक्खी को अब्राहमिक रिलीजन बनाने वाला व्यक्ति था। सिक्खी बात करती है अद्वैत की, सिक्खी बात करती है एक ईश्वर की, लेकिन सिख इज्म, इसको मैकॉलफ ने बनाया। फिर 10 वॉल्यूम के साथ उसने एक जपजी साहब का, हमारे जो श्री गुरु नानक देव महाराज जी का उच्चारण किया हुआ जो वाणी है, उसका उसने तर्जमा किया, टीका किया। तो हमारे लोग इतने भोले हैं कि उसको सबसे बड़ा सिख होने का खिताब भी दे दिया। उसने हमारी हिस्ट्री में घुसपैठ की, उसने हमें एक अलग मत और मजहब की तरह रिप्रेजेंट किया, और हमारे लोगों ने भोलेपन में आके उसको मान भी लिया। यहां से पंजाब में ये चैप्टर शुरू होता है, जब लाहौर खालसा कॉलेज में 14 सिख लड़कों ने कन्वर्जन की, क्रिश्चियन कन्वर्जन की, तो पंजाब में एक मूवमेंट खड़ी हुई जिसका नाम था अपना, जो हमारे आपने शायद ध्यान दिया होगा, सिंह सभा सोसाइटी गुरुद्वारा आपको जगह जगह मिल जाता है। सिंह सभा गुरुद्वारे आपको जगह जगह मिल जाते हैं। जो ये सिंह सभा लहर थी वहां से उठी थी। दूसरी तरफ था जो वो दयानंद सरस्वती जी की आर्य समाज की लहर थी। दोनों कन्वर्जन के अगेंस्ट काम कर रही थी, लेकिन इसमें घुसपैठ करा के इसको एंटी हिंदू एंटी सिख का जो फंडा देके इसको क्लैश करवा दिया गया। वो भी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाया ऑन दैट टाइम। समा निकला, 70s आया, 80s आया, कम्युनिज्म के हाथ में कमांड थी पंजाब की। पंजाब की भी, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में उस टाइम प्रभाव रखते थे कम्युनिस्ट थे। जो सीपीआई के चीफ थे जो हरकिशन सिंह सुरजीत, वो पंजाब से थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी जो। तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अभी एक किताब है, द ट्रेजेडी ऑफ पंजाब, ऑपरेशन ब्लू स्टार, खुशवंत सिंह और कुलदीप नैयर की लिखी हुई, कोलैब करके लिखी हुई वो बुक है। वो उसमें लिखते हैं कि पंजाब में, आपको मालूम है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, सबसे बड़ा जो उस टाइम की ट्रेजेडी थी पंजाब की, जो जिसमें बहुत लोग मारे भी गए। उसके बाद दिल्ली में, पूरे देश में लगभग जो सिखों के साथ कत्लेआम भी हुआ आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी।
तो कुलदीप नैयर और खुशवंत सिंह दोनों का किसी राइट विंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपनी किताब में लिख रहे हैं, जो कि किताब बाद में गायब भी कर दी गई, आपको आसानी से मिलेगी नहीं, मिलती नहीं, वैसे तो उसका कोई एडिशन ही मिलता ही नहीं आपको। तो उसमें वो लिखते हैं कि पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार होना तय था, अगर भिंडरावाला होता या ना होता उसका कोई मतलब नहीं था, कोई ना कोई कारण बना लिया जाता, क्योंकि पंजाब में ना तो क्रिश्चियन एंटर कर पा रहा था, कैथोलिक चर्च एंटर कर पा रहा था, और ना ही पंजाब में घुसपैठिया जो ये दूसरा था मुसलमान था वो आ पा रहा था। तो इन दोनों को स्पेस देने के लिए, इन दोनों को स्पेस देने के लिए पंजाब के अंदर हिंदू सिख का क्लैश होना बहुत जरूरी था। जब तक ये हिंदू सिख का क्लैश नहीं होता, डिपार्ट नहीं होते, वो स्पेस क्रिएट नहीं होती, तब तक ये आके नहीं बैठ पाते। हमारे पंजाब में ना 35 साल पहले तक, 30-35 साल पहले तक एक एक चीज थी जो पार्ट ऑफ रूटीन लाइफ थी, कुछ अलग नहीं था उसमें। वो ये थी कि जब गांव के अंदर जब कोई व्यक्ति या कोई लड़का दाढ़ी या केस बढ़ा रहा ना, उसके दो रीजन माने जाते थे। पहला था, अगर यंग है, अनमैरिड है, तो भाई ये शादी करवाने लगा, इसकी शादी है, क्योंकि पगड़ी बिना दाढ़ी के इसके नहीं जचती। पगड़ी है वैसे तो पूरे देश की शान है, हमारे हर देश के अलग अलग कल्चर्स में बांधी जाती है, अलग अलग तरीके से बांधी जाती है, स्टाइल में बांधी जाती है। तो लेकिन ये है कि भी जो हमारे दशमेश पिता थे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्होंने स्पेसिफिकली इसको कोट करके जो पार्ट ऑफ द सिक्खी बना दिया। प्रोमिनेंटली पंजाब में पहनी जाती है, बाकी पगड़ी तो हर Prominent। राजस्थान की पगड़ी देख लीजिए कितनी सुंदर लगती है, हर जी जगह ही पहनी जाती है पगड़ी ओकेजन्स पे। जी। जी। तो वो जो 30-35 साल पहले तक एक जो रूटीन लाइफ का पार्ट था कि केस दाढ़ी बढ़ाने का मतलब माना जाता था या तो लड़के की शादी है, या फिर माना जाता था अगर बाल बच्चेदार है, शादीशुदा है, तो ये व्यक्ति अमृत पान करने लगा है, अमृत छकने लगा है, तो गुरु का सिंह सजने लगा। और उससे जात बिरादरी हिंदू सिख का कोई लेन देन नहीं था कि सिख के घर में पैदा हुआ है तो ये सिख ही बनेगा। आज भी आपको हमारे जो डीप रीजनल एरिया हैं वहां पे, उन एरियाज में आपको गुरु घर में जो पाठी हैं वो हिंदू भाईचारे में से मिलेंगे। आज भी जो पुराने बैठे हैं, जो सुबह शाम सुखासन और प्रकाश करते हैं, तो वो आपको हिंदू भाईचारे से मिलेंगे। नाम होगा कुलदीप सिंह वर्मा, नाम होगा संदीप सिंह गर्ग, ऐसे नाम आपको बहुत नॉर्मल मिल जाते हैं ये चीजें। आपको पगड़ीधारी बहुत नॉर्मल मिल जाएंगे, हिंदू होंगे लेकिन पगड़ीधारी होंगे, दाढ़ी रखी होगी, दूसरा अमृत छका हुआ। तो अलग कुछ नहीं था, हिंदू सिख में यहाँ पे अलग कुछ नहीं था, लेकिन उसको अलग करने के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत की गई पंजाब के अंदर, और आज उसका रिजल्ट आप देख लो। 2000s में यहाँ पे ओपन चर्च कंसेप्ट शुरू हो गया, उसके 5-6 साल बाद यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या की भरमार लगनी शुरू होगी। परिवारों के परिवार आते हैं, बड़ी बड़ी गठड़ियां बांधी होती हैं, यहाँ अंबाला में उतरते हैं या राजपुरा में उतरते हैं, और आगे पूरे पंजाब में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेटल डाउन किया जाता है, 50-50 हजार का लोन दिया जाता है। ये रेडी का, फड़ी का, छोटे छोटे जो काम है वो करते हैं, और 50,000 लोन कोई ज्यादा तो नहीं होता, और चुकाना भी मुश्किल नहीं है, और देने वाले भी इनके लोग हैं जिनके पास रहायश नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनको कोई दुकान, कोई मकान किराए पे लेके दे दिया साझा, और उसमें ये सब रह रहे हैं। तो ये पंजाब में जो आज के हालात है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो जो चर्च है वो अपना काम कर रहा है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है वो अपना काम कर रहे हैं। हमारे दोनों भाईचारा बढ़ाने की जगह खुद से दूर होते जा रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। और आम हिंदू या सिख एक दूसरे से दूर नहीं है, आम व्यक्ति कोई दूर नहीं, दूर करने वाले कौन है? वो जो कुछ हैं जो अपनी पैसों के लिए ये करते हैं, 4 पैसे इकट्ठे करने के लिए विदेशों में बैठ के बयान देते हैं, ठीक है ना। कुछ हैं जो यहाँ पे बैठ के कहते हैं
कि हम रेडिकल्स को बढ़ने नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं होने देंगे। आम व्यक्ति कहीं पे भी इस चीज का शिकार नहीं है, लेकिन जब ऐसी बयानबाजी होती है तो दोनों तरफ से जो खुद को सिख कंसिडर कर रहा है और जो एक हिंदू कंसिडर कर रहा है, वो जब क्लैश होता है तब आम आदमी के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसका। नहीं तो आप आज भी देख लीजिए, हम दिवाली एक साथ मनाते हैं, आप दशहरा एक साथ मनाते हैं, रामलीला देखने सब एक साथ जाते हैं वहां पे। अब किसी कहीं पे भी देख लो, कहीं गांव में रामलीला चल रही हो, सारा गांव इकट्ठा बैठा होता है, वहां कोई हिंदू सिख का कोई है ही नहीं। नगर कीर्तन होता है तो हिंदू परिवारों के बच्चे सेवा कर रहे होते हैं, हिंदू सेवा कर रहे होते हैं, मंदिरों में लंगर लगा होता है। मैं खुद कितनी बार गई हुई हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे दो गुरुद्वारे हैं, जी। तो यू तो यू नेवर फेल्ट अपार्ट फ्रॉम इट, यू हैव ऑलवेज फेल्ट कि हमारा ही है ये तो। जी, तो इसमें अलग कुछ नहीं है, लेकिन अलग बनाने के लिए हमारे बीच में जो पाड़ डाला गया, जो एक गैप दिया गया, और वो इस तरीके से दिया गया कि हम एक दूसरे ब्रिज को गालियां देते रहे बस। उसको ब्रिज करने की कोशिश नहीं की कभी? वैसे तो खालसा के कितने सारे पंथ हैं, ये जो गोल्डन टेम्पल अमृतसर है, वहां पे जो लोग इंचार्ज बैठे हुए हैं, या जो बहुत सारे और भी गुरुद्वारों के इंचार्ज, इनकी कमिटीज हैं, ये बहुत कुछ है। ये लोगों ने कभी क्यों नहीं करने की कोशिश की कि इस खाई को पाटा जाए? एक तो क्वेश्चन ये। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहिब में इतनी सारी दुर्गा माँ की और हमारे बाकी देवी देवताओं की फोटोज थी, उसको चेंज करने का क्या मतलब है? क्या इतना घुस चुके हैं ये लोग अंदर कि सब कुछ ही चेंज करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, मैंने जो आपको बताया कि जो आज का जो एक्चुअल लड़ाई सिक्खी और सनातन की नहीं है, लड़ाई है मैकॉलिफ के सिख की और सनातनी सिख की। जो अभी वॉर है, जो लड़ाई चल रही है, वो सनातनी सिख और मैकॉलिफ के सिख की चल रही है। सिक्खी और सिख इज्म की लड़ाई है, हिंदू सिख की लड़ाई नहीं है। हिंदू कभी भी, पंजाब का हिंदू कभी ये नहीं कहता कि मैं सिख नहीं हूं। आपको नौवीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, उनके स्वरूप आम हिंदू घरों में लगे हुए मिल जाएंगे। 10 गुरु साहबान हैं जो उनके स्वरूप आम घरों में लगे हुए मिल जाएंगे। छोटे साहबजादों के स्वरूप आम घरों में लगे हुए मिल जाएंगे। पंजाब का हिंदू, वैसे तो अभी देश के प्रधानमंत्री हमारे HM श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक, दूसरे अपने उन्होंने सब बयान दिया है। इनका सबका अपने अपने प्लेटफॉर्म से, दत्ता जी हो गए, इनका इन सबका, मोहन भागवत जी का, इनके अपने प्लेटफॉर्म से और मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बयान आए कि भाई अगर सिख गुरु ना होते, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज ना होते, तो हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं हिंदू नहीं बचता, जो उनकी कुर्बानी है। और ये बात पंजाब से लेके कर्नाटका तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हर सिख और हर हिंदू मानता है, और इसमें कोई भी लाम लपेट नहीं है, क्योंकि वो कहीं पे भी गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ एक तबके के गुरु हैं, एक एक विंग है जिनके जो है उनके ही गुरु हैं। उन्होंने तो, अभी आप देखिए, जब 10वीं पातशाही जब यहाँ से पलायन करके गए पंजाब से, छोटे साहबजादों के, जो छोटे साहबजादे थे, उनकी शहादत के बाद, तो वो उसके बाद महाराष्ट्र गए, राजस्थान, महाराष्ट्र, उस तरफ चले गए। उन्होंने अपना जो उनका बाबा बंदा सिंह बहादुर था, उनको वहां से बिदर से वहां पंजाब में भेजा लड़ने के लिए। जैसे दूसरे थे अपने शिवाजी को, उनके दूसरे थे समर्थ गुरु रामदास जी थे, उन्होंने मुगलों के साथ लड़ने के लिए भेजा। वैसे बंदा सिंह बहादुर को श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने यहाँ पे भेजा। तो ये लड़ाई कभी किसी एक रीजन की रही नहीं, कभी भी किसी एक रीजन की नहीं रही, और कभी भी गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ एक विंग है जो उन लोगों के गुरु हैं। गुरु तो सबके साझे थे। 250 साल का जो अभी आपने बात की कि
मैं पहले दूसरी बात कंप्लीट कर देता हूँ कि जो हमारी एसजीपीसी है वो कुछ नहीं कर रही है, कर रही है। देखिए ऐसा है कि हमें तो जब आपको मालूम होगा जब अमृतपाल पंजाब में आया था, जो अभी डिब्रूगढ़ जेल में है जो, तो जब वो पंजाब में आया था तो उसने आके पहले 10-12 दिन एक मूवमेंट चलाई पंजाब में। वो एंटी कन्वर्जन, एंटी क्रिश्चियन थी। एंटी क्रिश्चियन नहीं कहेंगे, एंटी जो इसको फोर्सफुल कन्वर्जन थी, या इसको बोल सकते हैं बहला फुसला के जो कन्वर्ट किया जा रहा था, उसके खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया, मुहिम खोल दी। लेकिन तभी चर्च एक्टिव हो गया। ओपन चर्च ने सीधे बयान देने शुरू कर दिए। अंकुर नरूला के आप बयान सुन लीजिए, आप ब्रजेंद्र पास्टर जो भी रेप केस में अंदर है उसके बयान सुन लीजिए कि अगर हमें यहाँ पंजाब में बैठे हुए तंग करोगे तो क्रिश्चियन कंट्रीज में तुम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, फिर वो वहां तंग हुए। ओह माय गॉड, इस लेवल तक का धमकी। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद और बताता हूँ, इसी में एक और चीज प्लस कर देता हूँ। हमारे यहाँ पे ना पिछले 3-4 साल से, तो जब हम छोटे साहबजादों का शहीदी दिन जो उनको मतलब 21, 22, 23, 24, 25 जो मनाते हैं, दिसंबर के लास्ट डेज होते हैं जो, है ना, तो हमारे वो काइंड ऑफ जो क्रिसमस सोग वगैरह के जो दिन, है। हाँ सोग के दिन माने जाते हैं, है ना। हाँ। तो क्योंकि उन दिनों में जो जुल्म हुआ था माता गुजरी जी के साथ, छोटे साहबजादों के साथ, है ना, सूबा सरहंद ने जो इस्लाम के नाम पे छोटे साहबजादों को नींव में चिनवा दिया था, तो समय आज भी होता है, ये चीज आज भी होती है कि घरों में कोई हिंदू सिख पंजाब के हिंदू सिख परिवारों में स्पेसिफिकली घरों में जो बेड पे या चारपाई पे नहीं सोया जाता, नीचे मतलब पूरी सर्दी में पतला सा कपड़ा बिछा के तो धरती पे जमीन पे सोते हैं लोग। और खाना नहीं पकता घरों में, चूल्हा नहीं जलता, गुरुद्वारों में लंगर छकते हैं। फिर नंगे पांव अपने अपने घरों से, अपने अपने गांव से या शहरों से लोग चल के, पैदल चल के फतेहगढ़ साहब की जो साहबजादों की शहादत वाली धरती है, माता गुजरी जी की जो स्थान है, जो वहां तक माथा टेकने के लिए जाते हैं। तो अभी चर्च का जो इन्फ्लुएंस बढ़ा और कन्वर्जन के कारण जो हमारे ही लोग जो क्रिश्चियन हो गए, तो वो जब 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, हमें समस्या क्रिसमस की नहीं है। क्रिसमस पंजाब, ना तो पंजाब का त्योहार है, ना हिंदुओं का त्योहार है, ना सिखों का त्योहार है। तो उस पे हमारे धार्मिक जो आगू हैं, उनके अलग अलग समय पे बयान आते रहे। तो हमारे ज्ञानी हरप्रीत जी हैं जो साबका जथेदार रहे हैं 2019 से 22 तक, तो उन्होंने उस टाइम पे पहले बयान दिया। 160 उन्होंने कमेटियां भी बनाई थी कन्वर्जन के ऊपर, जो गांव गांव जाके जिन्होंने काम करना था। पता नहीं अब उनका क्या हुआ, कभी कुछ सुनने को तो नहीं मिला हमें। तो उन्होंने एक बयान दिया कि आज जो क्रिसमस मनाई जाती है, ठीक है ना, ये खुशी मनाने के दिन नहीं है हमारे। क्योंकि हमारे वो जो मैंने आपको पहले बात कही थी कि कॉन्वेंट में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वैसे 50% क्रिश्चियन हो जाते हैं, कन्वर्जन तो वहीं हो जाती है उनकी। तो जब उन्होंने ये बयान दिया और हमारे जैसी कुछ जथेबंदियां थी जिन्होंने उसको सपोर्ट किया और बयान दिया, इसके ऊपर बोलना शुरू किया, तो चर्च की ओर से एक बयान आया, ओपन चर्च की ओर से, कि अगर पड़ोसी के घर में मौत हो जाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने घर में खुशी मनाना बंद कर देंगे। ये तो उल्टा है। हमारे यहाँ तो गांव देहात में अगर किसी बगल वाले घर में भी कुछ हो जाता है तो हम खुशी नहीं मनाते हैं, हम तो उनके दुख में शामिल होते हैं। हाँ, और ये कोई ये नहीं है कि सुनी सुनाई बात है, ये उनके जो अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी स्टेजेस से ये बोली गई। अंकुर नरूला, ब्रजेंद्र पास्टर, खोजेयार, ये जो बड़े पादरी हैं, इनकी तरफ से दिया हुआ बयान बता रहा हूँ आपको। तो उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ी है क्योंकि उनकी ताकत बढ़ रही है। उनको मालूम है कि हमें जवाब देने वाला कोई नहीं है। उनको ये मालूम है, आप इंडिया टुडे का आपको सर्वे मालूम होगा, 2022-23 का सर्वे है, 65,000 से ज्यादा पादरी पंजाब में काम कर रहे हैं इस टाइम पे। 65,000 से ज्यादा पादरी हैं जो पंजाब में काम कर रहे हैं। देखिए
इनके मत चाहे 45,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 5 लाख हो जाए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन टारगेट सबका सेम है। टारगेट सबका कन्वर्जन कराना है, वो सॉफ्टली हो, वो फाइनेंशियल कंडीशंस पे हो, वो हीलिंग के नाम पे हो, वो गवर्नमेंट की स्कीम्स को आप तक पहुंचा के हो, वो किसी तरीके से भी हो, उनका टारगेट है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करना चाहते हैं, वो तो मैं आपको उदाहरण दूंगा कि अगर आपके हाथ में बंदूक हो और आपको चलानी आती हो, तो समय आने पर यह भी बता दिया जाएगा कि निशाना किस तरफ लगाना है। हम्म। तो वो ट्रेनिंग, गन चलाने की ट्रेनिंग आपको किसने दी, किसने नहीं दी, वो मैटर नहीं करता। मैटर तो ये करता है कि हाथ में गन है, आपको चलानी आती है, दैट्स इट। तो यही हालात हैं जो वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के हैं। जब आप बांग्लादेशी रोहिंग्या की बात करते हो, तो वो कन्वर्ट नहीं कर रहे, वो अपनी आबादी बढ़ाने पे लगे हुए हैं। क्योंकि पूरे देश में से जहां जहां एसआईआर लागू हो गई, असम हो, ठीक है ना, यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, वहां से निकल के ये पंजाब में भरते जा रहे हैं। और वैसे भी फुलफिल स्टेट है, बड़े बड़े घर हैं हमारे। कोई जानने वाले थे तो वो पुलिस में थे, अभी तो रिटायर हो गए, उन्होंने बताया हमें, तो वो सीआईडी में थे। वो कहते भाई घरों के नंबर, बड़ी बड़ी जो कोठियां होती हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनके बेंगलोर के नंबर इन्होंने मार्क किए हुए हैं कि इतना नंबर कोठी में मैंने जाके बैठना, इतना नंबर में मैंने बैठना। क्योंकि फैमिलीज बाहर बैठी हैं, यहाँ पे कोई है नहीं, ताले लगे हुए हैं, ताला तोड़ के अंदर ही घुसना ना। तो ये जो जो हैं धीरे हैं, ये दोनों धीरे हैं जो इनके फंडे बहुत क्लियर हैं। इसके लिए इकट्ठा कर रहे हो, करोड़ों की कोठियां पड़ी हुई हैं, पर जब आपका कोई वारिस ही नहीं है तो क्या करना है उसका। और दूसरी एक एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपकी सारी चीजों में ऐड करना चाहूंगी। मैं जितने सिख लोगों को, या जो मेरे पंजाबी भाई लोग हैं, मैं जब जिनसे भी इंटरेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहती थी दिल्ली में, मेरा जहाँ मायका है, वहां पे आज जितने भी लोग हैं वो पंजाबी हैं, मतलब या तो सिख या पंजाबी। मैंने बहुत कम सिख और पंजाबी लोगों को सरकारी नौकरी के लिए फाइट करते हुए देखा है। दे हैव ऑलवेज बीन बिजनेस ओरिएंटेड। ये माइंडसेट शिफ्ट कब कैसे हो गया, आई एम क्वाइट सरप्राइज जो आप बता रहे हैं कि सरकारी नौकरी, अरे सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, इतनी देखिए सरकारी नौकरी। पंजाब में ऐसा कि एक समस्या नहीं है, उसका कारण है, छोटा रीजन नहीं है। जब ये खालिस्तानी या रेडिकल्स ये बात बोलते हैं तो सुनने में थोड़ी और तरह लगती है, लेकिन ये सच्चाई है कि पंजाब फुल्ली फुलफिल्ड है मार्शल जीन से, क्षत्रिय बल से। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, जब हमारे देश में क्षत्रिय बल, नॉर्थ में क्षत्रिय बल कम हो गया, खत्म होने की कगार पे पहुंच गया, तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा सजा के उन्होंने हमारे अंदर की जो वीरता थी, शौर्य था, वो जगाया, उसको पुनर्सुरजीत किया, दोबारा जागृत किया, जो बुझ चुका था या बुझने के कगार पे था। हमारे हाथ में तलवार दी, हमें पैसे वाले माइंडसेट से रक्षक वाला माइंडसेट दिया, हमें वैश्य वर्ण से क्षत्रिय वर्ण में ट्रांसफर किया। तो जब ये सब हुआ, उस देखिए गुरुओं का किया हुआ सदियों तक चलता है। जब ईश्वर धरा पे अवतार लेके आते हैं तो वो कोई परिवर्तन करके जाते हैं, वो क्रांति लाते हैं, तो उसका असर कई सदियों तक, कई युगों तक देखने को मिलता है। तो जब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने हमारे अंदर की वो वीरता, वो वीर रस जगाया, वो शौर्य जगाया, वो हमारे अंदर का वो जो खालस जो वो था, जीन था, उसको एक्टिवेट कर दिया, तो उसने क्या किया कि पूरे देश और धर्म की रक्षा का जिम्मा अपने कंधों पे ले लिया। आप देखो ना,
जो उसकी लदेन की जो लास्ट इंटरव्यू है बीबीसी के साथ, उस पे उसने क्लियरली बोला, ये कहता पंजाब हमारे सामने बहुत बड़ा हर्डल है हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए। इसीलिए आईएसआई ड्रग्स भेजती रहती है, इसीलिए हाँ, इस्लामिस्ट और उसने हाँ, इसीलिए उसने स्पेसिफिकली ये कोड किया, कहता इसीलिए हम वहां पे नार्कोस पे काम कर रहे हैं, ड्रग्स पे काम कर रहे हैं, खोखला कर रहे हैं पंजाब को। किस हद तक हर चीज कामयाब? के आगे, हर चीज के आगे हम अड़ जाते हैं, हम हर चीज के आगे फंस जाते हैं। इतना पाजी ये हमारे डायनेमिकली जितनी इतना चलना, ये और आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये। पाजी ये जो आपने बताया, ये मैं मान के चल रही हूँ, ये जो चेंज है, ये जो आपने बताया, ये 2000 तक में काफी छा गया। अब जो नई जनरेशन आ रही है, या हम बोलते हैं जेन जी, बोलते हैं जेन अल्फा बोलते हैं, उनके अंदर जी क्या है? क्योंकि मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा। जो मैं यहाँ पे बच्चों को देख रही हूँ, चाहे वो दिल्ली हो या अक्रॉस द कंट्री, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ, जेन जी, जेन अल्फा काफी एजुकेटेड है। एंड ठीक है, मस्ती के लिए लोग करते हैं, 4 बोतल वोडका वो सब करते हैं, बट हेल्थ वाइज दे आर वेरी कॉन्शियस, पॉलिटिकली दे आर वेरी अवेयर, एंड एक उनका मेंटल सेटअप बहुत अलग है अब। क्या वैसा चीज़ पंजाब में भी है, या वो उनकी गिरफ्त में आ चुके हैं पूरी तरीके से? ड्रग्स की और ये नॉन रिलीजियस सेक्युलरिज़्म। जी। जब महाराजा रंजीत सिंह का राज था ना, तो लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत हाई था। मतलब मिनिमम किसी को और कुछ नहीं करना आता था तो अपने सिग्नेचर तो कर ही लेता था ऑन दैट टाइम इन 18th सेंचुरी। तो क्योंकि उन्होंने एक सही शासक वो होता है जो एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे। उन्होंने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। आप अगर सिक्खी की बात करेंगे तो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों एक साथ चलेंगे। आप सनातन की बात करेंगे, शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या दोनों एक साथ चलेंगे। ये सही, जो एक सही मायने में जो राजा होता है, उसका काम करने का तरीका, बेसिक तरीका भी यही रहता है। तो हमारे ऊपर सबसे पहली मार क्या मारेगी? हमें ये एक कंसेप्ट दिया गया कि जो आप पढ़ रहे हो वो ठीक नहीं है, जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो वो ठीक नहीं है। अरे हमारे तो देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख दिया कि रामायण और महाभारत मिथ है। नेहरू। तो उसमें आप ये देखिए कि 50 से 54 साल इस देश की जो कलम है, जिसने हमारा इतिहास लिखा, जिसने हमारे दूसरा जो एजुकेशनल जो दायरे थे, हमारे इंस्टीट्यूशंस थे, उनमें जो काबिज रहे, वो तो कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म तो कभी भी इस देश का सका नहीं रहा। आप मेरे को एक इंसिडेंट ऐसा बता दो जहां पे कम्युनिज्म इस देश की किसी भी चीज की स्पेशलिटी की बात करता हो, किसी भी देश की चीज, किसी भी इतिहास में किसी चीज की भी सराहना करता हो, सिवाय इसके ये इसमें भी कमी थी, उसमें भी कमी थी, इसमें भी कमी थी, इसमें भी कमी थी। अभी क्या हो रहा है? अभी पंजाब में क्या हो रहा है? हमारे जो यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, कॉलेजेस में जो प्रोफेसर बैठे हैं, कम्युनिज्म के प्रभाव के नीचे हैं, जो उन्होंने एक नया फेस इख्तियार कर लिया है। वो फेस क्या है? बाबा नानकता जी पहला सिख सी, पहला कम्युनिस्ट सी। मतलब गुरु नानक देव जी वाज फर्स्ट कम्युनिस्ट। ये आपको यूनिवर्सिटीज में कम्युनिस्टों के मुंह से आम बात सुनने को मिल जाएगी। क्योंकि उन्होंने क्रांति लाई। उन्होंने क्रांति कौन सी लाई थी उन्होंने? यहाँ पे सवाल है, धार्मिक क्रांति तो उन्होंने धार्मिक लाई थी, लेकिन उसको एंटी सनातन, एंटी हिंदू बना दिया गया। क्या भगवान कृष्ण ने क्रांति नहीं लाई थी? क्या स्वामी विवेकानंद क्रांति नहीं लाए थे? क्या स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्रांति नहीं लाए थे? क्या लाहिड़ी महाशय ने क्रांति नहीं लाई थी? क्या स्वामी दयानंद सरस्वती क्रांति नहीं लाए थे? ईश्वरीय अवतार तो हमेशा क्रांतिकारी ही रहे हैं। जब हम अपनी धार्मिक आस्थाओं को रिचुअल्स में बांध लेते हैं,
गुरबाणी में एक श्लोक आता है, जब जब होत अरिष्ट अपारा तब तब देह तरत अवतारा। इसीलिए बार बार ईश्वर धरती पे आते हैं, क्योंकि सतयुग ते मान्यो चलियो बल बावन भाइयो, त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्रसेन को राज अभय पग तेजन दियो, कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। सतयुग में वो बलवावन के रूप में आए, द्वापर में मुरारी कृष्ण बन के आए, त्रेता में रघुवंशी राम बन के आए, कलयुग में पहले गुरु नानक देव जी, फिर गुरु अंगद देव, फिर अमरदास महाराज जी, और 10 गुरु साहबान तक चले। तो क्या उन्होंने क्रांति नहीं लाई क्या? लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश इस तरीके से किया जाता है कि वो धार्मिक नहीं, वो क्रांति थी जो वो धर्म के उल्ट थी और कन्विंसेबल होती है। तो किसी व्यक्ति से मेरा थोड़ा इस विषय पे चर्चा हुई, तो वो कहता है वेदों की थ्योरी नहीं। मैं कहा अगर थ्योरी सही नहीं थी वेदों की, तो फिर गुरबाणी में ये श्लोक दर्ज करने की जरूरत क्या थी? वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। जो इसके ऊपर विचार नहीं कर रहा वो झूठ बोल रहा है, ना कि वेद झूठे हैं। वेदों को झूठ बोलने वाला खुद झूठा है। तो ये कम्युनिज्म ने आपको मैंने जो चीज बोली है ना, अब ये खालिस्तान का जो एजेंडा है, जो चौहान था सबसे पहला जिसने, जो इंग्लैंड चला भाग गया था यहाँ से, भगौड़ा वो यहाँ का, तो वो जाके इंग्लैंड में जाके उसने खालिस्तान की करेंसी भी छाप दी, खालिस्तान का पासपोर्ट भी छाप दिया। पंजाब में तो कभी खालिस्तान की डिमांड रही नहीं। आज क्या स्टेटस है? आज का स्टेटस बन चुका है ना ये। 100 में से कितने लोग होंगे जो इस चीज को एग्री करते होंगे? 100 में से अगर आप मुझे लाखों में से पूछे तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, मैं 100 इसलिए कि मैं सिंपल कर रही हूँ, जैसे कितनी 100 में से एक या दो। एक्चुअली इनमें भी 3 तरह की कैटेगरी है, 3 तरह की कैटेगरी है इसमें। मतलब फर्स्ट वो है 1% ऑफ द पंजाब पॉपुलेशन वांट्स खालिस्तान, आप ये कह रहे हैं 100 में से? क्योंकि मैंने उसको परसेंटेज वाइज में मैं लाना चाह रही थी। हाँ, मतलब 1% भी मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया। पंजाब की कुल आबादी के 5-7 हजार लोग होंगे जो खालिस्तान मानते हैं। अगर कोई उस चीज को ये इस तरीके से देख रहा है कि अमृतपाल को अमृतपाल को वोट मिल गई या दूसरे को वोट मिली, अपना सिमरनजीत सिंह मान MP रहा है, ठीक है ना, तो नहीं, वो खालिस्तान के नाम पे वोट नहीं मिली। जब ये लोग ग्राउंड पे काम करते हैं ना, सिमरनजीत सिंह मान को मेजोरिटी जो फंड करते हैं वो हिंदू हैं, ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं उनके आगे। मतलब जो मीडिया प्रोजेक्ट करता है और जो ग्राउंड पे वहां पे सिचुएशन है, दोनों में बहुत अंतर है। बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा अंतर है। आप सिमरनजीत मान को ऑफ द कैमरा मिलेंगे, उसका एटीट्यूड, बात करने का तरीका, टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन सब अलग होंगे। लेकिन जैसे कैमरा दिख जाएगा, उनके अंदर का जो खालिस्तानी है वो खड़ा हो जाता है। उनको डर लगने लगता है, पाकिस्तान अच्छा लगने लगता है। तो जो आज का देखिए, ये जो डिमांड कर रहे हैं ना, जो अभी हमारी ये जो सन 2000 के बाद वाली जो जनरेशन है, जिनको ज्यादा, वो भी विदेशों में जो बैठे हुए हैं, क्योंकि विदेशों में जो पढ़ाई कराई जाती है, देखिए जो मैक्सिमम पुराने जो लोग बंदे थे 90s वाले, आफ्टर 84 जब पंजाब में टेररिज्म रहा, वो सब किसी न किसी तरीके से यहाँ से निकल गए, विदेशों में चले गए, या तो यहाँ पे मारे गए या विदेशों में चले गए। जो विदेशों में जाके बैठे हैं, उन्होंने वहां पे क्या किया, गुरुद्वारे खोल लिए। ठीक है जी, गुरुद्वारे खोल लिए, कमाई अच्छी आती है। जो यहाँ पे मारे गए, उनकी बड़े बड़ी फोटो लगाकर गुरुद्वारे में बड़ी बड़ी फोटो दीवारों पर चिपका दी, देखो जी ये हमारे शहीद हुए हैं। सन 2002 तक आप देखेंगे कि इनके जो नारे थे वो एंटी इंदिरा, एंटी कांग्रेस थे। लेकिन 2002 के बाद एंटी हिंदू, एंटी RSS, एंटी मोदी हो गए। 2014 में आके मोदी के अपना दूसरा नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया।
ये सारा सिनेरियो जो है ये सारा सेट करता है पाकिस्तान। इस्लामाबाद से नैरेटिव बनता है, वेस्ट में जाके खालिस्तानी लीडर्स को पॉलिश करते हैं, फिर उसके बाद ये पंजाब में इंडक्ट थ्रू द किया। सोशल मीडिया डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर यहाँ पे आता है। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम्स हैं जितनी भी आपने बताई हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सबसे पहला जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं जितने भी लोगों गेस्ट से इंटरेक्ट करती हूँ, सबसे वर्स्ट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, दोनों। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बेसिक लेवल से चेंज करना है, सो द फर्स्ट प्लेस वेयर इट शुड बी इज द एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि आप बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों के माइंड में जब आप उनको जब उनकी यंग एज है, आपने वहीं चेंज कर दिया, बोलते हैं ना वो कच्चा घड़ा, कच्चे घड़े को आपने पहले ही अपने हिसाब से सेट कर लिया, तो बाकी तो फिर वो आगे जाके वही बनेगा जो आप चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है। ऐसा अब है। भूपेंद्र इनको सिंह, ये क्या नाम है वो प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, he जी really needs to look into the matters. He the worst performing ministry of this government has been the Ministry of Education. ये मेरा एनालिसिस है। मैं बाकी आप बताएं पाजी, सोल्यूशन क्या है यहाँ पे? देखिए ऐसा है, एजुकेशन के साथ साथ इनको स्किल देनी पड़ेगी। जब तक हमारे बच्चों के हाथ में स्किल नहीं आएगी, अभी विदेशों में जाके हमारे बच्चे काम क्या करते हैं, लेबर वर्क है वहां पे सारा। अकॉर्डिंग टू, अगर जॉब स्टेटस आप देखेंगे तो वो तो अच्छा नहीं है वहां पे, बहुत बढ़िया नहीं है। बड़ी गाड़ी पे घूमना, बड़ा घर ले लेना, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन जब आप मीनियल जॉब, जॉब स्टेटस की बात करते हो तो मीनियल वहां जॉब्स, पे सबसे बड़ा जॉब स्टेटस क्या है कि मुंडा ट्रक चलाਉਂਦਾ जी। मैं पंजाबी में बात करूंगा तो ट्रक चलाਉਂਦਾ जी मुंडा कनेडा च। कनाडा विच। तो ये जो माइंडसेट तोड़ना बहुत जरूरी है। वो तब टूटेगा जब हमारे हाथ में स्किल होगा, स्किल तब आएगा। देखिए वैसे तो मैं कम्युनिज्म से कोई सरोकार नहीं रखता, लेकिन अगर मैं चाइना की बात करूं, जापान की बात करूं, तो वहां स्कूल्स में बच्चों को केजी से या नर्सरी लेवल से स्किल्स हाँ, देना शुरू कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आप उनके हिसाब वो से कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, जो भी। अब तो पाजी आप चाइना की बात कर रहे हैं। आई वाज़ सरप्राइज्ड, जस्ट आई डोंट वांट टू ब्रेक योर फ्लो, बट चाइना में प्राइमरी स्कूल से, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड से एआई सिखाना शुरू कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। भाई, जो चीज़ उनकी अच्छी है वो तो लेने में क्या बुराई है? ठीक है, आइडियोलॉजी अलग है, बट अच्छी चीज़ को तो हमेशा एक्वायर करना चाहिए। हमारे यहाँ पे बाजू, लंबी सारी बाजू खड़ी करके कह देते हैं वो देखो जी फलाना कंट्री आगे निकल गया। और दूसरी जो चीज है, जो यहाँ पे कम्युनिस्ट लीडरशिप है, कम्युनिस्ट लॉबी है, उसको क्रैक करना बहुत जरूरी है। ये एजुकेशनल दायरे में जब तक बैठी है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, फैकल्टी में जब तक बैठे हैं, तब तक ये हमें आगे नहीं बढ़। अब आप ये बताइए, दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां से स्टूडेंट्स को पढ़ा लिखा कर अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे साहित्यकार, अच्छे गीतकार, अच्छे संगीतकार, अच्छे लेखक और अच्छे लीडर्स के अलावा धरना प्रदर्शनकारी निकाले जाते हैं? ये यहीं पे मिलते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पे हमारे यहाँ पे सत्यानाश कर दिया जाता है। मैं अपने गुरु शोज में और कब जो से कह शिष्य रही का हूँ कि रिश्ता है जी, यूनिवर्सिटीज में देयर शुड बी नो इलेक्शंस। आपको पॉलिटिक्स करनी है, आप जाके पॉलिटिक्स अलग से करो, बट कॉलेजेस में, कॉलेज इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में हाँ, देयर शुड बी ओनली स्टडीज, प्रॉपर स्टडीज। लेकिन देखिए अभी वीसी साहब से कोई डिमांड रखनी है यूनिवर्सिटी में, वीसी साहब से बात नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी का गेट ब्लॉक कर दो, धरना लगा के बैठ जाओ। किसी प्रोफेसर से, किसी फैकल्टी के किसी मेंबर से, सिंडिकेट के किसी मेंबर से, किसी से कोई दिक्कत है, ठीक है, यूनिवर्सिटी का गेट बंद करो, धरना प्रदर्शन करेंगे। तो पढ़ाई कब करेंगे? और ये होता क्यों है? जब हमें स्कूलिंग लेवल पे, जो आपने अभी बात की, कि जब तक हमें केजी या नर्सरी लेवल से हमें स्किल नहीं सिखाया जाता। वैसे तो देखिए अकॉर्डिंग टू, अगर हम हमारे एंशिएंट सिस्टम की बात करें तो आप ये देखिए कि बचपन से वो चीज सिखानी शुरू कर दी जाती थी। अगर हमारे गुरुकुल भी हुआ करते थे जब हमारे, तो गुरुकुलों में जो बच्चों की जो शास्त्रों की विद्या थी, उसके साथ साथ उसको प्रैक्टिकल करना भी सिखाया जाता था।
13 से 18 साल का जो 5 साल का टाइम पीरियड होता है ना, वो बच्चे का सीखने का होता है। आप भी उस एज से निकले हो, हम भी निकले हैं। वो टाइम पीरियड सबसे क्रूशियल होता है और सबसे एनर्जेटिक होता है जब बच्चा कुछ सीखता है, हाथ से कुछ करना सीखता है, काम करना सीखता है। तो वो जो टाइम पीरियड है वो उसका कैसे निकलता है? घर में माँ बाप हैं, हमारे माँ बाप फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं 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 नहीं, बेटा तू तेरे को एसी लगवा दिया कमरे में, बेड पे बैठ किताब ले और पढ़ने लग जा। तेरे को टैब ले दी, तेरे को आईफोन ले दिया तो पढ़, ब्लू कॉलर जॉब। है ना? वो सिर्फ जब किताबी पढ़ाई तक रह जाता ना, तो मैम सॉरी टू से, वो जब ग्रेजुएट होता है, पोस्ट ग्रेजुएट होता है, तो उसके दिमाग को जंग लग जाता है, शरीर को भी लग जाता है। क्योंकि उसको पता ही नहीं, उसने कभी हाथ से कुछ किया ही नहीं, उसके हाथ में कोई स्किल ही नहीं। तो वो जब ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर से बाहर निकलता है, यूनिवर्सिटी से निकलता है या कॉलेज से निकलता है, तो घर वालों को पूछता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपने बोला था डॉक्टर बनना, वो तो मैं नहीं बन पाया, इंजीनियर बनना वो नहीं बन पाया जब मैं। यही आ गया सरकारी नौकरी और बिजनेस वाला खेल। अगर आप हाँ स्किल्ड हैं तो आप कहीं पे कुछ भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। जी। तो हमें फिर एक नया टारगेट दिया जाता है, ऐसा करो गवर्नमेंट जॉब लो, ठीक है जी। फिर बच्चा एफर्ट करता है, एक बार, दो बार, 3 साल, 4 साल पेपर देने में निकल जाते हैं उसके। सभी तो पास नहीं हो पाते, सभी तो फर्स्ट टाइम में अचीव नहीं कर पाते। तो जब उसका 2-3 साल, 4 साल टाइम निकल जाता है, कहता अब मैं क्या करूं, मेरे से तो नहीं हो पा रहा, तो मैं तो प्राइवेट जॉब कर लूं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप या कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा सामाजिक जो तंत्र है, वो तो अब तो अच्छा इतना पढ़ लिख के अब तू प्राइवेट जॉब ही करेगा, तो फिर सेटबैक लग गया। तो अब क्या करूं? अब तू सरकार के अगेंस्ट धरना प्रदर्शन कर जाके, क्योंकि वो तेरे को नेता नौकरी नहीं दे। नेता तो बन ही जाएगा। नहीं तो पीआर तो मिल ही जाएगी दूसरी कंट्री में जाने ठीक के है ना? लिए। हाँ, तो फिर अगर उसके बाद अगर कुछ नहीं बचता तो फिर क्या करूं? फिर तू ऐसे कर, अभी विदेश की तैयारी कर ले। हम्म सही बोल रहे हैं। जब तक स्किल हाथ में नहीं होगी। और एक चीज देखिए ना, मैं जाते जाते व्यूअर से एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे पाजी। स्किल में इतना पैसा है। आज की डेट में कारपेंटर नहीं मिलते हैं आपको, एक ही समाज मिलता है, मतलब शांति प्रिय समाज। जी इतने कारपेंटर्स की जॉब हो रही है क्योंकि हर जगह डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट की भी एक अलग ही कहानी है। हर जगह घर बन रहे हैं, तो आपको जी कारपेंटर चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको सलून वाली चाहिए, आपको क्या बोलते हैं, घरों के छोटे मोटे काम के लिए। आई मीन देयर इज सो मच ऑफ मनी। मेरे घर पे एक प्लम्बर आया, उसने मुश्किल से 30 मिनट काम किया, आराम से 1,500 रुपए का बिल बनाया। अगर मेरे जैसे उसको महीने में 15 क्लाइंट आराम से भी मिल गए, तो उसको तो जरूरत ही नहीं है काम करने की, किसी के यहाँ 9 से 7 नौकरी बचाने की। मैम, आप मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं एक बार यहाँ पे हमारे पुल के नीचे ना फ्लाईओवर है हमारे हाईवे पे, तो वहाँ पे एक लड़का बैठता, वो काम करता सब्जी का, ये कुलचे वगैरह हो गए होते हैं, तो हम्म, पंजाबी वो कुलचे। हम्म पंजाबी कुलचे। तो बहुत खाती हूँ मैं, इसलिए पता है। जी। तो वो लड़का किसी टाइम पे यहाँ पे एक दुकान के ऊपर सर्वेंट हुआ करता था। हम बचपन से उसको देखते आ रहे हैं। तो हाँ, उसको उसने कहीं किसी रेडी पे उसने टाइम लगाया तो कुलचे उलचे बनाने सीख लिए। आज वो दिन का 10 से 15 हजार कमा रहा है। है ही हाथों में हुनर है भाई। खाना इससे बढ़िया तो कोई हुनर ही नहीं है। अगर अच्छा आप उसने सर्व करे तो लोग लाइन लगा के लेते हैं। किराए पर रहते थे, लेकिन आज उन्होंने बढ़िया घर ले लिया है, गाड़ी 14-15 लाख की गाड़ी ले रखी है उसने, स्कॉडा। तो तो वही तो हमारे बिजनेस। लोग ना इसी इसी माइंडसेट में, हमारे पंजाब में एक माइंडसेट बताता हूँ। अगर किसी को बोल दो ना हम्म कि यार ये फला काम कर ले, अच्छा हुन मैं रेडी लावांगा, हाँ। हुन सरदारां दा पुत्ता काम करेगा। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये बड़ा खतरनाक है हमारा। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी पाजी, आप चौंक जाएंगे। जितना बड़ा मेरा टेबल है, यहाँ पे मैं बैठ के अभी कर रही हूँ, इससे में भी थोड़ा सा बड़ा एक शॉप होती थी। कमला नगर की रेड लाइट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड में, नॉर्थ कैंपस। जो नॉर्थ कैंपस पढ़े हैं वो सब जानते होंगे, इतनी सी बड़ी शॉप है। वहां पे एक सिख भाई अपनी वो कचौड़ी की दुकान लगाते थे। हींग डालते थे वो उसमें, आलू की सब्जी खाने की बात हो रही, मुंह में पानी आना शुरू हो गया। हींग वाली सब्जी होती थी और पतली पतली कचौड़ियां, 4 पीस।
और कितने का मिलता था? 12 रुपए या 10 रुपए, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 के आसपास, नहीं हाँ कुछ उसी टाइम 2008-9 के आसपास की बात कर रही हूँ, व्हेन आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। पाजी वो उसकी दुकान पे लाइन लगी होती थी, मतलब जब रेड लाइट पे बस रुकती थी हम लोगों के, हम कॉलेज से घर जा रहे होते थे, उतरते थे 5-5 7-7, ले 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 पकड़ पकड़। एंड टुडे दैट मैन, दैट ओनली पर्टिकुलर शॉप जिसकी मैं दुकान की बात कर रही हूँ, उसके पास फ्रेंचाइजीज हैं। ही हैज हिज ओन कोठी, ही केम फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो, सुल्तानपुर, शायद पंजाब, पंजाब में सुल्तानपुर, वहां से आया है वो बंदा है। जी। उसकी कोठियां बनी हुई है, उसने कहाँ कहाँ नहीं खोल ली है फ्रेंचाइजी, एक हुनर से, सोचिए। हाँ, और लोग कहते हैं कि नौकरी काम करें, बरकत नहीं होती है नौकरी में, घर चलता है, पर बरकत बिजनेस में होती है। ये माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा, और ये तभी छूटेगा जब तक हमारे अंदर मेहनत करने का और हमारे हाथ में स्किल नहीं होगी और मेहनत का जज्बा नहीं होगा। तो जो आपने बात की कि एक तो ये वोटिंग वाला सिस्टम है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में है, वो बंद होना चाहिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो स्किल है वो हाथ में होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए हाथ में। आदमी बिल्कुल कभी भी भूखा नहीं मरेगा, सुसाइड रेट 0 हो जाएगा। जो बच्चे आज सोचते हैं ना कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पाया, कुछ बन नहीं पाया, क्योंकि हाथ से मेहनत मेहनत करने वाला आदमी कभी भी कभी भी भूखा नहीं मरता, वो चाहे जी, पढ़ा लिखा हो या ना हो। बिल्कुल सही जी। एंड उसके साथ साथ द पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी इन कंट्रोल फॉर द ड्रग्स प्रॉब्लम, बिकॉज दैट्स अ बिग मेनेस इन पंजाब। उस पे एक सेपरेट शो करेंगे कभी। थैंक यू जी, सो मच पाजी फॉर ज्वाइनिंग। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सत श्री अकाल। थैंक यू पाजी, सत श्री अकाल।